वेलकम माय डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं वराथन। मूवी की शुरुआत में एबन नाम के एक लड़के को दिखाते हैं जो कि अपने सीनियर को एक प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है और कहता है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 2 महीने का वक्त लगेगा। लेकिन उसका सीनियर कहता है कि तुम्हें इस प्रोजेक्ट पर काम करना छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये कंपनी अगले महीने तक चल भी पाएगी या नहीं ये कंफर्म नहीं है। हम काफी एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं और तुम्हारे जैसा टैलेंटेड पर्सन भी कंपनी अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम्हारी सिटी में काफी जान पहचान है और यही सही वक्त है तुम्हारा कोई और नौकरी ढूंढने का। इसके बाद एबन भी कहता है कि इवन मुझे भी एक ब्रेक चाहिए था। प्रिया भी प्रेग्नेंट है। सीनियर उसे कांग्रेचुलेट भी करता है कि बधाई हो, आपकी बेबी प्रेग्नेंट है। वहीं एबन भी घर पहुंच जाता है जहां प्रिया उसे बताती है कि आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर को बच्चे की हार्ट बीट सुनाई नहीं दी। मतलब प्रिया प्रेग्नेंट नहीं हुई। एबन इस हादसे के बारे में ज्यादा न सोचे इसलिए वो उसे बाहर डिनर करने के लिए लेके जाती है। वह वो एबन से कहती है कि हम ये क्या कर रहे हैं, बिना वजह इतना महंगा किराया क्यों दे रहे हैं, हमें इंडिया चलना चाहिए, वहां तुम अपने भाई से भी मिल लेना, वहां तुम्हें जॉब भी मिल जाएगी। एवन पूछता है वो तो ठीक है लेकिन तुम्हारी जॉब का क्या होगा। प्रिया भी कह देती है मैं जिस फील्ड में काम करती हूँ उसमें किस्मत से वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन भी है। मैंने वर्क फ्रॉम होम प्रेगनेंसी के लिए अप्लाई किया था और मुझे मंजूरी भी मिल गई है। मुझे बस अपना लैपटॉप और एक अच्छा वाईफाई कनेक्शन चाहिए। जिसके बाद एवन इंडिया जाने के लिए मान जाता है और वो पैकिंग शुरू भी कर देते हैं जहाँ वो अपने कपड़ों के साथ एक पूरा बैग भरकर सिगरेट्स भी पैक करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि एवन एक हैवी स्मोकर भी है। अब वो इंडिया पहुंच चुके हैं जहाँ आज वो प्रिया की माँ के घर पर रात बिताते हैं। डिनर के वक्त प्रिया की माँ एबन को ताना भी मार देती है कि गवर्नमेंट जॉब वालों को रिटायरमेंट के बाद भी पैसे मिलते हैं और यहाँ तुम्हें दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, बताओ। लेकिन एबन उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अगले दिन वो प्रिया के पुराने घर रहने के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में उन्हें एक माँ बोलती है कि मेरे बच्चे का एग्जाम है, प्लीज लिफ्ट दे दीजिए। एबन फिर गाड़ी रोककर उन्हें बिठा लेता है लेकिन कुछ दूर चलते ही वो बच्चा गाड़ी से उतर जाता है। अब जब एबन पीछे देखता है तो वो उससे एक लड़की के साथ चलता हुआ पाता है। आगे रास्ते पर वो चाय पीने के लिए रुकते हैं लेकिन उन्हें वहाँ बैठे सभी बूढ़े घूर रहे होते हैं। ये सब कुछ प्रिया देख लेती है और वो बड़ा अनसेफ फील करने लगती है। जिसके बाद वो वहां से निकल जाते हैं और वहां बैठा एक बूढ़ा आदमी कहता है काश मैं इस लड़के की उम्र का होता। वहीं एबन और प्रिया अब घर पहुंच चुके हैं जहां बैनी उनके लिए घर की सफाई करवाता है और इंटरनेट कनेक्शन भी अच्छा लगवा लेता है। एबन भी खुश होकर उसे एक शराब की बोतल दे देता है। जिसके बाद एबन उस घर को देखने लगता है कि घर कैसा है। फिर उसे प्रिया के फादर मिलते हैं जिन्हें देखकर प्रिया थोड़ा इमोशनल हो जाती है। एबन भी वहां रखी चीजों को देखने लग जाता है जिसमें उसे प्रिया के ग्रैंडफादर के नाइट विजन ग्लासेस मिलते हैं और साथ में उनकी एक पुरानी गन भी। और अब धीरे धीरे उन्हें उस घर में काफी दिन हो जाते हैं। एक दिन प्रिया एबन को अपने पुराने स्कूल लेके जाती है जहाँ वो 8th क्लास से 12th क्लास तक पढ़ी थी। जिसके बाद वो दुकान से कुछ सामान लेकर उसी चाय वाली दुकान से गुजरते हैं जहाँ आज भी वो अखबार वाला बूढ़ा उन्हें देख रहा होता है। अब प्रिया एबन को बताती है कि ये बूढ़ा हमें पहले भी देखता रहता था जब हम स्कूल जाया करते थे। वहीं वो बूढ़ा अपने आदमियों से कहता है कि ये प्रिया है, लिली की बड़ी बेटी, और ये अपनी माँ और छोटी बहन में सबसे सुंदर है। वो लड़का बहुत ही किस्मत वाला है। यहाँ वो बूढ़ा एबन की बात कर रहा होता है। वहीं एबन और प्रिया अब घर पहुंच चुके हैं जहाँ बैनी मिर्च बेचने के लिए शहर जाने की तैयारी कर रहा है। तभी उनके पास वो माँ और बेटा आते हैं जिनके बारे में बैनी बताता है कि मैंने इन्हें आपके घर दिन में 2 बार दूध देने को कहा, इनके दूध की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। अब एबन भी उस लड़के को पूछता है कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया और वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटा। वो लड़का अपना नाम बताता है प्रेमम। फिर एग्जाम के बारे में उसकी माँ बताती है कि मेरा बेटा एवरेज है पढ़ने में। एबन भी चाय बनाकर लेके आता है और वो बैनी से जहाँ वो मिर्ची बेचने को जा रहा है वहाँ उसके साथ जाने की इच्छा जाहिर करता है। फिर वो दोनों मिर्ची बेचने के लिए निकल जाते हैं जहाँ रास्ते में एबन एक बिल्डिंग को देखता है। फिर उसके बारे में वो बैनी से पूछता है। बैनी बताता है कि ये एक इन्फॉर्मेशन सेंटर है, ये बनने के बाद इस इलाके में कोई भी गलत काम नहीं कर पाएगा। फिर वो एबन को हाल ही में हुई एक हादसे के बारे में बताता है जहाँ एक हस्बैंड ने अपनी पत्नी को पहाड़ी से गिरा दिया और पुलिस में मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज करवा दी थी। वहीं पुलिस भी उसकी बीवी को ढूंढने में लग गई लेकिन उन्होंने उस पति पर कोई शक नहीं किया। वो आगे कहता है कि हमारे गाँव में अनजान लोग क्राइम करने के लिए आते हैं और उस चीज से सफर हमें करना पड़ता है। धीरे धीरे ये दोनों दुकान पहुंच जाते हैं जहाँ पैसे 32,000 रुपए बनते हैं लेकिन दुकानदार बैनी को 30,000 बताता है। बैनी भी मान जाता है लेकिन पीछे से एबन कहता है कि 32,832 बनने चाहिए, जिस पर उस दुकानदार की चाल धरी की धरी रह जाती है। यहाँ प्रिया भी घर पर केक बना रही होती है लेकिन खिड़की से उसे कोई देख रहा होता है और वो अचानक से प्रिया के सामने भी आ जाता है। फिर उससे बैनी के बारे में पूछता है। प्रिया कहती है कि वो कुछ देर में आ जाएंगे। अब जैसे ही एबन और बैनी घर पहुंचते हैं तो प्रिया बैनी को उस आदमी के बारे में बताती है और कहती है कि किसी पेपाली ने उसको भेजा है। बैनी कहता है कि मैं उनसे कल मिल लूंगा, वो हमारी जमीन में खेती बाड़ी करना चाहते हैं। वहीं एबन भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। अब रात को प्रिया और एबन अपनी 4th मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं। जिसके बाद रात को जब वो सो रहे होते हैं तब कोई उन्हें खिड़की से देख रहा होता है जिसे प्रिया देख लेती है और सीधे एबन को उठाती है। लेकिन जब एबन चेक करता है तो वहां पर कोई नहीं मिलता। अगले दिन एबन बैनी के साथ उसी पेपाली के पास पहुंच जाता है। फिर बैनी
बैनी एवन को पेपाली के सारे परिवार की जानकारी देता है। वहीं पेपाली भी उसके खेत में खेती करने के लिए पूछता है, जिस पर एवन हाँ कर देता है। पेपाली की एक बेटी सैंड्रा भी है जो स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। वहीं एवन और बैनी जाते वक्त जॉजी को देखते हैं जो पेपाली का बेटा है। बैनी बताता है कि वो एक टेक्सटाइल की दुकान चलाता है। इसके बाद हम सैंड्रा को एक जगह पर देखते हैं जो कि स्कूल बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ प्रेमम पहले से ही मौजूद है और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब अगले सीन में दिखाते हैं कि एवन प्रिया के साथ कपड़ों को बाहर सुखाने लग जाता है, लेकिन वहीं ऊपर खेत में पेपाली के लोग भी काम कर रहे होते हैं जहाँ जोजी भी मौजूद है। वो अपने आदमी को बताता है कि बचपन में हम साथ पढ़ते थे। एक दिन 11th क्लास में हम एक टूर पर गए जहाँ मैं बस के पीछे बैठा हुआ था और मैंने काफी पी भी रखी थी। अचानक से प्रिया मेरे पास आकर बैठ गई और उसने प्यार से बोला, प्लीज विंडो बंद कर दो, मुझे ठंड लगेगी तो उल्टी आ जाएगी। मैंने भी उसे झूठ बोल दिया कि जब भी उल्टी आए तो पेट पर हाथ रखना चाहिए। हम जैसे ही आगे बढ़े तो एक डाउन हिल आती है और वो सो भी गई थी, लेकिन अचानक से उसे उल्टी आ गई। मैंने पहले उसके पेट पर हाथ रखा और फिर मैंने छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसी ने मेरा हाथ थाम रखा था। तभी पास में जितिन नाम का एक लड़का कुछ हमसे ज्यादा ही फीलिंग्स ले रहा था। अब यहाँ शाम को दिखाते हैं कि प्रिया एवन के पास आकर उसे बताती है, मेरे अंडरगारमेंट्स कहीं गायब हो गए हैं। एवन काफी हंसता है कि ये कौन लेके गया, और इस चीज से प्रिया काफी खुश नहीं होती। वो एवन से नाराज हो जाती है, लेकिन अब पता चलता है कि वो अंडरगारमेंट्स ज्यादा फीलिंग्स लेने वाले उस जितिन ने चुराए थे। अगले दिन प्रिया और एवन जब प्रे करके घर आते हैं तभी प्रिया फ्रेश होने के लिए बाथरूम जाती है, लेकिन वो खिड़की में कुछ लोगों को वहां से झांकता हुआ देख लेती है। फिर वो एवन को बुलाती है कि देखो यार कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर। एवन वहां चेक करने जाता है तो उन्हें वहां पर काम करता हुआ देखता है। फिर वापस आकर वो उस खिड़की पर अखबार लगा देता है। अब आगे दिखाते हैं तो एवन गाड़ी से बैनी के साथ कहीं जा रहा होता है, लेकिन तभी एक जगह पर कुछ गांव वाले बाहर के आदमी को मार रहे होते हैं, जिस पर बैनी वहां जाकर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है। असल में एक आदमी एक लड़की के साथ यहाँ पर घूमता हुआ पाया गया और वो साइड में गाड़ी रोककर रेस्ट भी कर रहे थे, बातें भी कर रहे थे, लेकिन गांव वाले आदमी को बाहर निकालकर बिना वजह मारने लगे। अब वो आदमी पुलिस को बुलाने के लिए भी तैयार होता है, लेकिन बैनी उसे कहता है कि पुलिस यहाँ पहुंचने में 2 घंटे लगा लेगी, कुछ पैसे दो तो मैं मैटर सॉल्व करता हूँ। इसके बाद वो उस आदमी से पैसे लेकर उसे गाँव वालों से छुड़वा देता है। जाते वक्त जॉजी एवन को देख लेता है और समझ जाता है कि प्रिया घर पर अकेली है। इसके बाद जॉजी वहां पर पहुंच जाता है और कहता है कि अगर कुछ भी चाहिए तो मुझे कॉल कर लो। वो प्रिया को अपना नंबर देकर वहां से चला जाता है, लेकिन प्रिया उस नंबर को गुस्से में डस्टबिन में डाल देती है। अब शाम को जॉजी और उसके आदमी जोर जोर से खेत में गाना गाने लगते हैं, जिस पर प्रिया परेशान होती है और डरती भी है। वो एवन से कहती है कि प्लीज उन्हें जाकर बोलो शांत हो जाए। एवन भी कहता है कि ये गाँव है, यहाँ के लोग अंधेरे तक काम करते हैं और रात होते ही कुछ ड्रिंक कर लेते हैं, साथ में गाना गाते हैं ताकि अपने दिन भर की थकावट को दूर कर लें। अब प्रिया कहती है कि वो मुझे तंग करने के लिए गाना गा रहे हैं, जिस पर एवन भी उनके पास पहुंच जाता है। फिर उन्हें गाना गाने से मना करता है। जॉजी तो मान जाता है, पर साथ में एवन का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती एक ड्रिंक ऑफर करता है और फिर एवन को ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। घर आकर प्रिया को ये बात पता चलती है, जिस पर एवन प्रिया से कहता है कि अरे मेरे कहने पर उन्होंने गाना बंद कर दिया तो उनके कहने पर मैं एक ड्रिंक तो कर ही सकता था। तब प्रिया उसे कहती है कि ये दुबई नहीं है, समझे तुम। गुस्से में वो उठकर चली जाती है। अगले दिन जब प्रिया बाथरूम जाती है तभी वो एक फोन को खिड़की पर रखा हुआ पाती है। वो उसे तोड़ने लगती है कि तभी एवन भी उसके पास आ जाता है, जो पूछता है कि आखिर हुआ क्या, जिस पर प्रिया कुछ नहीं कहती और जॉजी के द्वारा दिए गए नंबर को डस्टबिन से निकालकर उस पर कॉल करती है। प्रिया का कॉल उसी फोन पर लगता है जो बाथरूम विंडो पर रखा हुआ है, जिससे प्रिया कहती है कि मैं उसे स्कूल टाइम से जानती हूँ, वो ऐसा ही है। वो एवन से ये भी कहती है कि आज के बाद वो लोग यहाँ दिखने नहीं चाहिए, तुम अभी जाकर पेपाली से बात करो। अब एवन भी पेपाली यानी जॉजी के फादर के पास जाता है, जहां वो जॉजी से इसके बारे में पूछते हैं। जॉजी बताता है कि मैंने फोन तो रिपेयर करवाने के लिए एक रिपेयर शॉप में दिया था, यह आपके पास कैसे आया। जिस पर पेपाली भी एवन से कहता है, देखो ये वैसा लड़का नहीं है, आज हमारे घर में मेरी बड़ी बेटी की शादी है तो मैं कोई ट्रबल नहीं चाहता, अच्छा ही होगा कि हमारे बीच कोई दुश्मनी ना हो। एवन भी ये बात घर आकर प्रिया को बता देता है। प्रिया उससे नाराज हो जाती है क्योंकि इतनी बड़ी बात हो गई थी और उसने कुछ नहीं किया। इवन उसने अपने खेत में खेती करने का कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल नहीं किया है। एवन कहता है कि अगर अब कुछ भी वो गलत करते हैं तो मैं पक्का लीगली उनसे लड़ूंगा, जिस पर प्रिया भी मान जाती है। शाम को एवन प्रिया को बताता है कि कल हमें कहीं जाना है तो तैयार रहना। प्रिया कहती है कि मेरी एक जरूरी मीटिंग है और वो क्लाइंट बहुत जरूरी है मेरे लिए, तो एक काम करो तुम चले जाना। जिसके बाद अगले दिन एवन तो निकल जाता है और प्रिया भी घर का सारा काम निपटा देती है। तभी घर के बाहर वो जॉजी आ जाता है, लेकिन प्रिया डर के मारे दरवाजा बंद कर देती है। उसके बाद वो कुछ सामान लेने के लिए बाहर स्कूटी लेकर निकल जाती है, लेकिन रास्ते में जॉजी अपने आदमियों के साथ उसे गाड़ी से टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है। प्रिया भी बेहोश हो जाती है। अब जॉजी भी प्रिया को उठाकर गाड़ी में ले जाने लग जाता है ताकि वो उसके साथ कुछ गलत करे, और बल्कि करते भी हैं। जिसके बाद वो हॉस्पिटल के बाहर उसे छोड़कर भाग जाते हैं। घर जाते वक्त जॉजी अपनी
छोटी बहन की साइकिल को देखता है। फिर चेक करने पर उसे प्रेमम और सैंड्रा एक साथ मिलते हैं। अब जॉर्जी प्रेमम को मारने लगता है, लेकिन प्रेमम वहां से कैसे भी भाग जाता है। यहाँ दिखाते हैं तो एवन भी घर पहुंच गया है, लेकिन उसे प्रिया वहाँ मिलती नहीं। बहुत ढूंढने पर उसे प्रिया एक हॉस्पिटल में मिलती है। वो उसे घर तो ले आता है, लेकिन पूरे रास्ते प्रिया एवन से बात तक नहीं करती। वो सीधे बाथरूम में जाकर रोने लगती है। बाहर निकलने के बाद एवन उससे सच्चाई जानने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया भी कहती है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या हुआ है। मुझे कोई तंग करे या मेरे साथ कोई गलत करे, किसी को कोई परवाह नहीं है। एवन कहता है तुम टेंशन मत लो, हम पुलिस के पास जाएंगे। प्रिया कहती है वो भी कुछ नहीं कर सकती। हमारे पास क्या एविडेंस है कि उन्होंने मेरे साथ ये किया। कोई मेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा, सब यही कहेंगे कि मैं गलत हूँ, तुम भी कुछ नहीं कर सकते। अब ये बात सुनकर एवन बाहर आकर बहुत रोता है और काफी दुखी भी होता है कि क्यों गया था हम अकेले, उसको साथ लेके चलता तो ऐसा नहीं होता। तभी प्रेमम और उसकी माँ वहाँ पहुंचकर उसे बताते हैं कि जॉर्जी के लोग प्रेमम को मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। फिर एवन उन्हें अपने घर में पनाह देता है और जब जॉर्जी के लोग वहाँ पर आते हैं तब एवन उन्हें कुछ नहीं बताता, लेकिन वो प्रेमम की चप्पल को देख लेते हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं कहते और चले जाते हैं। इसके बाद वो वापस भी आते हैं, लेकिन ज्यादा आदमियों के साथ। अब पेपाली उसे बाहर बुलाकर शांति से प्रेमम को उसे देने को कहता है, लेकिन एवन भी उन्हें कह देता है कि जो भी बात होगी वो पुलिस स्टेशन में ही होगी। इसके बाद वो दरवाजा बंद करने लगता है, लेकिन वो उसे रोकते हैं, जिस पर एवन गुस्से में एक आदमी को चाकू मार देता है और दूसरे को लात मारकर पीछे फेंक देता है। वहीं पेपाली भी अब ये सब कुछ देखकर कहता है कि हम प्रेमम को लेकर जाएंगे, लेकिन एवन का मर्डर करने के बाद वहीं एवन में दरवाजे और खिड़कियों में करंट लगा देता है, जो कि एक आदमी को लगता भी है। अब वो लोग गुस्सा होकर पीछे की खिड़कियों को तोड़कर अंदर जाने लग जाते हैं और जब उनका बस नहीं चलता तो वो घर पर ही गोलियां चलाने लग जाते हैं। इसके बाद दो लोग पीछे से अंदर घुसने की कोशिश भी करते हैं, जिनमें से एक को तो एवन धमाके से उड़ा देता है, वहीं दूसरा उस दरवाजे से अंदर चला जाता है। फिर एवन वो नाइट विजन वाले ग्लासेस भी पहन लेता है, जिससे वो उस आदमी को बहुत ज्यादा मारता है और चाकू से उसे कई जगह मारकर अधमरा छोड़ देता है। वहीं बाहर खड़े लोग दरवाजे को तोड़ने लगते हैं, लेकिन एवन अंदर के दरवाजे पर अलमारी लगा देता है और उनके सामने उसी आदमी को बांध कर रख देता है, जिससे वो लोग उस आदमी को उठाकर ले जा सके और एवन को थोड़ा वक्त मिल जाए। अब धीरे धीरे सुबह हो गई है। उनके एक आदमी को गैरेज से लाइट ऑन दिखती है, जहाँ वो चेक करने जाता है, लेकिन एवन दूसरे गैरेज में है और वो फोन करके बैनी को पुलिस कंप्लेंट करने के लिए बोल देता है। इसके बाद वो भी उस आदमी के पीछे चाकू लेकर पहुंच जाता है। उसके बाद वो उसे काफी मारता है और गाड़ी में उसका सिर घुसा देता है, जिससे गाड़ी का सायरन बहुत तेजी से बजने लगता है। कुछ समय के बाद जॉर्जी भी वहां पर पहुंच जाता है। फिर वो एवन को सीधा उससे लड़ने के लिए बोलता है। एवन भी उससे लड़ने के लिए उसके सामने आ जाता है। उसके बाद तो एवन उन दोनों को इतना मारता है कि वो कभी भूले ही नहीं। लेकिन पीछे से जॉर्जी के साथ ही भी आ जाते हैं, जो कि एवन पर बहुत भारी पड़ते हुए दिखते हैं। अब ये सब प्रिया भी देख रही होती है। ये सब कुछ देखकर वो बाहर आती है और जैसे ही जॉर्जी उसकी तरफ बढ़ने लगता है तब वो उस पर शूट कर देती है और फिर एवन भी पेपाले की गन को एक आदमी के पैर पर पॉइंट कर देता है, जिससे उसके पैर में गोली लग जाती है। एवन को फिर से खड़ा होता देखकर जो दो लोग अपने पैर पर खड़े होते हैं वो भाग जाते हैं। फिर एवन प्रेमम को घर भेजता है और कहता है कि शाम को दूध लाना मत भूलना, समझे। और एंडिंग में दिखाते हैं तो एवन गेट को ताला लगाता है, जहां उसने एक बोर्ड लगाया हुआ है कि जो भी यहाँ की शांति भंग करेगा उसे शूट कर दिया जाएगा।